पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंतियन और वुयो के बीच में एक बहुत ही कमाल का बैटल शुरू हो चुका था। वो दोनों यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, जहाँ पर चैंतियन जो था वो वुयो को बहुत अच्छी टक्कर दे रहा होता है। वो उसकी मार मार कर हालत खराब कर देता है, लेकिन वुयो भी कमजोर नहीं ठहरा। वो उसने भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चैंतियन के हर एक अटैक को डिस्ट्रॉय किया था। दोनों की फाइट बराबर टक्कर की लग रही थी, पर तब भी चैंतियन यहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसने यहाँ पर वुयो को इतना खतरनाक अटैक देकर मार दिया था कि नजर आ रहा था कि यहाँ पर वुयो मर चुका है। लेकिन उसकी मार्शल स्पिरिट जो होती है वो यहाँ पर मरे हुए वुयो को दोबारा से जिंदा कर देती है, जिस वजह से तो सारे लोग हैरान कि यहाँ पर ये तो अजूबा हो गया। और इस बार जब वुयो दोबारा जिंदा हुआ था तो वो इतना भड़का हुआ था कि मानो वो चैंतियन को कच्चा चबा जाए। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जैसे वो दोनों यहाँ पर फाइट वापस से करने ही क्या वाले थे कि वहां पर एक जोरदार आवाज आती है, और वो आवाज कह रही थी कि तुम लोग यहाँ पर अपनी फाइट रोक दो, क्योंकि अभी इंपीरियल कंपटीशन आने वाला है। तो उस कंपटीशन के अंदर तुम दोनों की ही तुम्हारे सेट को जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर पर्सनल फाइट करके ना कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हें फाइट करनी ही है तो आने वाले कंपटीशन का इंतजार करो, उसमें जितनी फाइट करनी होगी ना उतनी फाइट कर लेना। ये सुनकर वुयो जो था वो काफी ज्यादा भड़क चुका था। वो चैंतियन को और ज्यादा भड़काते हुए कहने लग जाता है कि देख, आज तो बेटा तू बच गया, क्योंकि आज तेरा दिन अच्छा था, वरना आज ही मैं तुझे मौत के घाट उतार दिया करता। पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। एक ना एक दिन तो तू मरेगा, और वो भी मरेगा मेरे ही हाथों से। तो चैंतियन कहने लग जाता है कि तुझे क्या लगता है कि तेरे बातों से मैं डर गया? मैं ना यहाँ पर तुझसे फिर से फाइट करने के लिए तैयार हूँ। जो आज की हमारी फाइट अधूरी रह गई है ना, ये फाइट कंप्लीट होगी उसी इंपीरियल कॉम्पिटिशन के दिन। चैलेंज करता हूँ मैं तुझको, अगर तेरे अंदर जिगरा होगा तो तू मुझसे लड़ने के लिए आएगा इंपीरियल कॉम्पिटिशन वाले में। बता आता है कि नहीं आता है? तो ये सुनकर वुयो कहने लग गया था कि चल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जिस दिन हमारा कंपटीशन होगा ना वही तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। बीच में जितने भी दिन बचे हुए हैं उतने में तू सुकून की जिंदगी गुजार ले, क्योंकि कंपटीशन वाले दिन ही पूरी दुनिया के सामने मैं तेरी जान लूंगा और बताऊंगा दुनिया को कि मुझसे जुबान लड़ाने का, मुझसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। पछताएगा तो वो भी बहुत बुरी तरह से। इतना कहने के बाद वो वहां से जा चुका था। तभी वहां पर एक लड़की आती है। वो कहने लग गई थी कि पवेलियन मास्टर जो है वो आपसे कुछ बात करना चाहती है, उन्होंने आपको बैकयार्ड में मिलने के लिए बुलाया हुआ है। तो चैंतियन ये सुनकर हैरान कि अब इस पवेलियन मास्टर को क्या हो गया, मुझसे क्यों बुला रही है मुझे? तो अब चैंतियन जैसे ही बैकयार्ड में आता है, वहां पर वो जो पवेलियन मास्टर थी वो आराम से बैठी हुई थी। और जैसे वो देखती कि चैंतियन यहाँ पर आ रहा है, वो उससे कहने लग जाती कि वुचेन, तुम तो बहुत ज्यादा हैंडसम हो। जितना तुम्हें हैंडसम दूर से देखने में लगते थे ना, तुम उससे ज्यादा तो करीब आने के बाद लग रहे हो। तो चैंतियन कहने लग जाता है कि यही अगर बकवास बातें करने के लिए आपने मुझे बुलाया था ना, तो माफ करना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि कोई इंपॉर्टेंट बात है जो आप मुझसे करना चाहती थी। तो इतना कहने के बाद जैसे वो जाने लग जाता है, वो यहाँ पर पवेलियन मास्टर कहने लग जाती है कि जा रहे हो वुचेन? मुझे यहाँ पर वुचेन से कोई काम नहीं है, लेकिन हाँ मुझे काम है चैंतियन से जरूर। ये सुनकर चैंतियन वहीं पर स्टॉप हो गया था कि क्या इसको मेरा ओरिजिनल नाम कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद इंपीरियल सिटी के अंदर मैंने सबको अपना नाम सिर्फ वुचेन बताया, तो ये मेरा ओरिजिनल नाम कैसे जानती है? पवेलियन मास्टर थी तो वो तुरंत यहाँ पर चैंतियन के पास आती है और यहाँ पर अपने जादू की मदद से चैंतियन को मनमोहित करने की कोशिश कर रही थी। वो यहाँ पर उसको सेड्यूस करते हुए अपने बातों में बहकाने की कोशिश कर रही थी, ताकि बातिन उसकी बातों में आ जाए। देखते ही देखते बातिन यहाँ पर पजेस होने लग गया था, और जैसा ये पवेलियन मास्टर करते जा रही थी वो भी उसके साथ वही काम करता जा रहा था। दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ चुके थे। पवेलियन मास्टर से कहने लग जाती है कि तुम तो कितने ज्यादा हैंडसम है, तुम्हारे अंदर से जो ऑरा है ना उसको महसूस करके मेरे अंदर फीलिंग्स बढ़ते जा रही है। मैं तुम्हारे करीब रहना चाहती हूँ, तुमसे दूर नहीं जाना चाहती हूँ। आओ तो मुझे अपनी बाहों में ले लो। आज की ये रात हम पूरी खुल के एक साथ गुजारेंगे। क्यों, सच कह रही हूँ ना मैं तुम्हें आज की रात कहीं जाने नहीं देने वाली। वो तो बिल्कुल चैंतियन के एकदम करीब आकर पहुंच चुकी थी, और चैंतियन यहाँ पर अभी भी उसके पोजीशन में था। पवेलियन मास्टर कहने लग जाती है कि लेकिन अगर यहाँ पर हम दोनों ने कुछ किया और इसके बारे में मेरी बहन को पता चला तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसका रिएक्शन क्या होगा कि मैंने चैंतियन की पूरी प्योरिटी खत्म कर दी। पर चैंतियन से जैसे ही वो पवेलियन मास्टर करीब आने वाली थी, चैंतियन तुरंत उसके वश के अंदर से बाहर निकल कर आ जाता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर ना तुम्हारे वश में था ही नहीं, बस यहाँ पर मैं तुमसे जानना चाह रहा था कि आखिर तुम मुझसे कहती क्या हो, और अब जब तुम इतना करीब आ गई हो ना तो यहाँ से साइड हो जाओ, क्योंकि अब और करीब आना मैं तुम्हें अपने अलाउड नहीं करूंगा। तो ये देखकर पवेलियन मास्टर हैरान हो जाती है कि तब से मुझे लग रहा था कि मैंने अपने जादू का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें अपने कंट्रोल में ले लिया है, लेकिन ये क्या, तब से तुम मेरे कंट्रोल में गए ही नहीं थे। तुम्हें पता है तुम पहले इंसान हो जिसके ऊपर मेरे जादू का असर नहीं हुआ, वरना आज तक के कोई लड़का मुझसे बच ही नहीं पाया था। और वैसे भी जिस बंदे को मेरी बहन पसंद करती है, आखिर वो इतना बड़ा ठगी कैसे हो सकता है? बिल्कुल जैसा उसने तुम्हारे बारे में बताया था तुम वैसे ही हो। पर अभी वो बताती ही नहीं कि आखिर असल में उसकी बहन कौन है, किसके बारे में वो बात कर रही थी। वो कहने लग जाती
कि चैंपियन तुम्हें पता है बाहर बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारी आइडेंटिटी जानना चाहते हैं। अगर उनको पता चल गया कि तुम कौन हो तो फिर तुम्हारा इंपीरियल सिटी के अंदर रहना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हाँ, मैं तुम्हारे लिए ये काम कर सकती हूँ कि मैं तुम्हारी ये रियल आइडेंटिटी के बारे में ना किसी को भी ना बताऊं। तो क्या कहते हो, कैसा लगा मेरा ऑफर? नहीं बताऊंगी ना मैं किसी को कि तुम्हारे बारे में। तो चैंपियन क्या लग जाता है कि तुम नहीं बताओ कि तो अच्छी बात है, लेकिन तुम जैसे लोग ना कभी भी कोई काम फ्री में नहीं करते। तो बताओ तुम्हें क्या कीमत चाहिए, किस कीमत के बदले तुम यहाँ पर मेरी ओरिजिनल आइडेंटिटी को छुपाए रखोगी? तो पवेलियन मास्टर कहने लग जाती है कि मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बस इतना चाहती हूँ कि हम दोनों दोस्त बने रहे। मैं तुम्हारी सिर्फ दोस्त बन के रहना चाहती हूँ, क्योंकि वैसे भी आगे चलकर तुम कोई नॉर्मल इंसान नहीं रहोगे। तुम्हारी कल्टीवेशन का सफर बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला आगे चलकर। तो जब अगर कोई ऐसा इंसान साथ में रहे ना दोस्त बनकर, तो बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो मुझे तुमसे और क्या ही चाहिए होगा, बस तुम्हारी दोस्ती चाहिए। क्या तुम मुझे ये दोगे? इसके बदले में तुम्हारी ओरिजिनल आइडेंटिटी को छुपा कर रखूंगी, किसी को नहीं बताऊंगी तुम्हारे बारे में। तो यहाँ पर चैंपियन क्या लग जाता है कि तुम्हारे साथी जो कि वुयू के साथ आया हुआ वो मास्टर था, वो तो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा था, और उसको मौका मिलेगा तो मुझे जान से मारने की कोशिश भी करेगा। मुझे नहीं लगता कि उसको इंटरेस्ट है कोई भी मुझसे फ्रेंडशिप करने में। तो मुझे नहीं लगता कि आप भी मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहती होगी, इसलिए फ्रेंडशिप का नाटक खत्म कर देना तो बेहतर होगा। इतना कहने के बाद चैंपियन जैसे ही वहां से जाने लगा था, पवेलियन मास्टर कहने लग जाती है कि तुम्हें पता है बॉर्डर पे ना अटैक हुआ है। ये अटैक रॉयल फैमिली ने ही करवाया है, और पूरा का पूरा जो बॉर्डर का इलाका है ना वो किसके कंट्रोल में आता है पता है तुम्हें? रॉयल फैमिली के। और उन्हीं रॉयल फैमिली से जुड़ी हुई एक बहुत ही ज्यादा कमाल की जानकारी मेरे पास है, जो कि मेरे ख्याल से तुम्हें पसंद आएगी। सुनना नहीं चाहोगे? उसको सुनकर यहाँ से जाना चाहो तो चले जाना। मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि रॉयल फैमिली वालों के पास ना यिंगर मौजूद है। उन्होंने उसको अरेस्ट करके अपने पास रखा हुआ है। वो रॉयल फैमिली के महल के अंदर ही कैद है तुम्हारी राह तकते हुए। तो क्या तुम उसको जाकर बचाना नहीं चाहोगे? मुझे लगता है कि ये खबर तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा काम की है। तो ये सुनकर चैंपियन उसे कहने लग जाता है कि आखिर तुमने मुझे ये जानकारी क्यों दी? मुझे तो लगता है कि तुम मुझसे कुछ चाहती हो फ्रेंडशिप के अलावा भी। तो आखिर बताओ कि क्या वजह थी तुम्हारी मेरी हेल्प करने की, ये जानकारी मुझे ला कर देने की? तो पवेलियन मास्टर कहने लग जाती है कि तुमने मेरी बहन को ना एंशिएंट टेरिटरी के अंदर बचाया था। अब वो तो तुम्हें आकर यहाँ पर थैंक यू नहीं कह पाई, इसलिए उसके बदले मैं तुमसे यहाँ पर थैंक यू कहने के लिए आई हुई हूँ। वो अभी भी नहीं बताती कि आखिर उसकी बहन है कौन। और चैंपियन खुद यहाँ पर सोच में पड़ा हुआ था कि असल में इस पवेलियन मास्टर की कौन सी बहन थी जिसको मैंने बचाया था। अपनी बहन को बचाने की वजह से वो यहाँ पर पवेलियन मास्टर चैंपियन की हेल्प करने आए थे। उसने यिंगर के बारे में इसको आकर बताया कि यिंगर अभी बॉर्डर के पास जो रॉयल फैमिली है उसके महल के अंदर मौजूद है। वो जो पवेलियन मास्टर थी वो उसे कहने लग जाती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर ना बिल्कुल हीरोगिरी करते हुए सीधा जाओगे रॉयल फैमिली के पास, अंदर घुस कर यिंगर को बचाने की कोशिश करोगे। सच कह रही हूँ ना मैं? लेकिन मैं तुमसे ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर वहाँ पर जाना चाह रहे हो तो जरा सोच समझ कर जाना, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत खतरनाक है। वो कहने लग जाती है कि लगता है कि अब हीरोगिरी वाला काम देखने को मिलेगा। बेचारा चैंपियन जाने वाला है जोश में अपनी प्यारी यिंगर को बचाने के लिए। इसके बाद हम यहाँ पर उसे रॉयल फैमिली का सीन देखते हैं जो कि बॉर्डर के पास तैनात थे, और यहाँ पर उनके बहुत सारे सिपाही मौजूद होते हैं। और यहाँ पर जो महल है इसी के अंदर यिंगर मौजूद है, जिसको बचाने के लिए चैंपियन यहाँ पर पहुंच ही रहा होगा। जिसके बाद देखते ही देखते वहाँ पर चैंपियन भी आकर पहुंच जाता है। वो जैसे यहाँ पर आया था उसके अंदर से ही स्वॉर्ड एम्पायर जो था वो उसको चेतावनी दे रहा होता है कि चैंपियन तुम यहाँ पर आकर ना कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो? मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर अंदर जा पाओगे, क्योंकि यहाँ पर इतने ज्यादा सिपाही लोग हैं, पूरी चारों तरफ से लोग तैनात हैं। अंदर जाकर यिंगर को बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो चैंपियन कहने लग जाता है कि उसकी फिक्र आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं किसी भी हालत में जाकर यिंगर को बचा कर रहूंगा। अब जब इतने करीब आ चुका हूँ यिंगर के, तो ऐसे पीछे कदम नहीं हटाने वाला मैं। पर चैंपियन जैसे थोड़ा आगे बढ़ता वहाँ पर जितने भी सिपाही वगैरह मौजूद थे वो चैंपियन के ऊपर तीरों से अटैक करते हुए कहने लग जाते कि रुक जाओ वहीं पे, कौन हो तुम और यहाँ पर अंदर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दफा हो जाओ यहाँ से। तो चैंपियन यहाँ पर आगे कहना चाहता कि मैंने सुना कि यहाँ पर बॉर्डर की सिचुएशन खराब है, यहाँ पर थोड़ा हमला वगैरह होने वाला है, तो मैं यहाँ पर इसी चीज की हेल्प करने के लिए आपका ही साथ देने आया हुआ था। मुझे लगा कि रॉयल फैमिली को जरूरत होगी तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ गया। अब चैंपियन ने अपना हुलिया बदल के रखा है, अपने आप को वूचन बता के रखा है, तो कोई भी उसको पहचानता बिल्कुल भी नहीं। तो वहाँ पर एक रॉयल फैमिली का जनरल मौजूद होता है। वो कहने लग जाता है चैंपियन से कि निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पर काफी हैं हमारी रॉयल फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो तुम यहाँ पर उठ के क्यों है? तुम्हारे मदद करने से हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। वैसे मुझे क्या लगता है कि तुम ना कोई जासूस हो जिसको हमारे दुश्मनों ने भेजा होगा यहाँ पर, ताकि तुम भेस बदल कर आओ और हमारे रॉयल फैमिली के अंदर घुसकर हमारी सीक्रेट के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करो। सच कह रहा हूँ ना मैं? सिपाहियों मार डालो इसको, ये कोई बहरूपिया है जो हमारे रॉयल फैमिली के अंदर घुसने की कोशिश करा। तो ये देखते साथ ही हजारों सिपाही अपनी तीर लेकर तैयार थे ताकि चैंपियन को तीरों से छलनी कर दे। जो देखकर चैंपियन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि यहाँ पर इज्जत से मैं तुम्हारे अंदर महल के घुसने की कोशिश कर रहा था, तुम लोगों ने मुझे ये करने नहीं दिया, अब यहाँ पर तुम मेरा कहर देखोगे। जो लातों के भूत होते हैं ना वो कभी प्यार
से और बातों से माना नहीं करते। तो अब तुम लोगों को सबक सिखाने का टाइम आ चुका है। ये कहते साथ ही चैंपियन अपनी पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है और जैसे वहां पर हजारों तीर उसकी तरफ आ रही थी, एक ही सेकंड में वो तीर के डायरेक्शन ही चेंज कर देता है, जिस वजह से होता ये कि जो तीर चैंपियन को लगने वाली थी वो सीधा रिटर्न चले जाते हैं सिपाहियों के पास और उनको ही लगने लग गए थे। चैंपियन कहने लग जाता है कि क्या अब मेरी पावर में कोई शक है क्या? अब भी तुम मुझे अंदर आने नहीं दोगे? अंदर आने दो वरना तुम्हारे लिए और बड़ी मुसीबत हो सकती है। तो ये देखते साथ ही वो जो जनरल था वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और वो सीधा चला जाता है चैंपियन के साथ फाइट करने के लिए ताकि उसकी जान ले सके। लेकिन वो चैंपियन के ऊपर अटैक क्या कर पाता कि इससे पहले चैंपियन अपनी लाइफ और डेथ की पावर का इस्तेमाल करते हुए एक ही सेकंड के अंदर उस जनरल को उठाकर दूर फेंक देता है, जिस वजह से जनरल का अंचर बंचर ढीला हो चुका था, वो बहुत दूर जाकर फेंका जाता है। जनरल कहने लग गया था कि तू कुछ भी क्यों ना कर ले, यहाँ पे मैं तुझे अंदर जाने दूंगा, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए, मैं तुझे रोक कर रहूंगा, तेरा रॉयल फैमिली के अंदर जाना अलाउड नहीं है। तो चैंपियन बड़े गुस्से के साथ अपने जैसे जैसे कदम को वो बढ़ा रहा था उसके हर कदम से यहाँ पर भवंडर क्रिएट होने लगता है ताकि वो पूरी जगह को ही तहस नहस करते हुए आराम से महल के अंदर एंट्री मार सके। चैंपियन का ऑरा ही इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि यहाँ पर कोई ढंग से खड़ा तक नहीं हो पा रहा था, पूरी जगह हिलने लग जाती है। और अब यहाँ पर चैंपियन के लिए महल के अंदर जाना बिल्कुल भी मुश्किल नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे वो अंदर जा क्या पाता कि इससे पहले ही वहाँ पर एक दूसरा मास्टर आकर पहुंच जाता है। ये मास्टर बड़ा ही खतरनाक नजर आ रहा था। अब वो यहाँ पर आया था चैंपियन को रोकने के लिए कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो हमारे रॉयल फैमिली के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हो। किसी भी आउटसाइडर का अंदर घुसना बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है और तुमने यहाँ पर आने कर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तुम्हें यहाँ पर मरना पड़ेगा। जनरल भी काफी ज्यादा खुश हो गया था, अपने सिपाहियों से कहने लग जाते कि सिपाहियों तैयार हो जाओ, आज हम यहाँ पर इस बंदे को छोड़ेंगे नहीं, इसकी जान ले लेंगे। तो अब सारे के सारे सिपाही यहाँ पर तैयार हो चुके थे ताकि वो चैंपियन को जान से मार सके और उनका साथ देने के लिए यहाँ पर वो मास्टर भी आकर पहुंच चुका था। वो मास्टर असल में होता है सेंट रेल्म के ऊपर। तो स्वॉर्ड एम्पायर जो था वो चैंपियन से कहना चाहता है कि चैंपियन जरा संभल के, तुम्हें पता है ना ये मास्टर जो है असल में सेंट रेल्म का बंदा है और इससे फाइट करने के बाद तुम्हारा अंदर जाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, तुम यहाँ पर ढंग से अंदर ही नहीं जा पाओगे, तो यंगर को बचाकर बाहर लाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से रिटर्न चले जाना चाहिए और बाद में कुछ अच्छा प्लान बनाकर आना चाहिए। इस तरह से तुम यहाँ पर सिर्फ अपने आप को मुसीबत में डाल रहे हो। लेकिन चैंपियन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। वो जो मास्टर था वो यहाँ पर चैंपियन से कहने लग जाता है कि देख बच्चे, मुझे लगता है कि तू यहाँ पर गलती से आ गया, इसलिए एक काम कर, अपना एक हाथ काट दे, एक हाथ काट और यहाँ से रिटर्न चला जा, मैं तेरी जान बख्शने को तैयार हूँ। वरना अगर तू यहाँ पर मुझे मना करता है तो तेरे दोनों हाथ दोनों पैर सब काट कर तेरे टुकड़े टुकड़े करके बाहर फेंक दूंगा। तो बता कि आखिर तुझे ये मेरा ऑफर मंजूर है या नहीं है। लेकिन चैंपियन अभी भी जाने को तैयार नहीं। वो जैसे ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर सभी की वाट क्या लगाने वाला था कि तभी अंदर से रॉयल फैमिली का एक प्रिंस आकर बाहर आ जाता है। जैसे प्रिंस यहाँ पर आया था सारे के सारे लोग उसको ग्रीट करना शुरू कर देते कि प्रिंस आप यहाँ पर आ गए, आपको बाहर आने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ का सिचुएशन हम हैंडल करने ही वाले थे। लेकिन वो जो प्रिंस होता है वो यहाँ पर कहने लग जाते कि तुम लोग बेवकूफ हो गया, तुम्हें नहीं पता कि ये बंदा कौन है, ये वू चैन है। अरे अभी अभी तो मैं यहाँ पर इस वू चैन के चर्चा सुन रहा था कि इसने थोड़ी देर पहले वूयू से फाइट की। इतना पावरफुल बंदा जो कि वूयू से फाइट कर सकता है, उसको अच्छी टक्कर दे सकता है, उसको कुत्तों की तरह मार सकता है, तो तुम्हें यहाँ पर इस वू चैन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी ना। देखो बेचारा कितनी दूर से उठकर हमारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है और तुमने बिना वजह इसको दुश्मन समझकर इसकी जान लेने की कोशिश की, तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। ये प्रिंस भी यहाँ पर चैंपियन को नहीं पहचान रहा था क्योंकि चैंपियन को पहचानने का सवाल ही नहीं पैदा होता। सबके सब लोग यहाँ पर उसको वू चैन के नाम से जानते हैं और जब वू चैन के साथ चैंपियन ने फाइट की तो उसके चर्चे चारों तरफ फैल गए। तो यही सुनकर यहाँ पर प्रिंस जो था वो काफी खुश था कि अगर वू चैन जैसा बंदा मेरे सपोर्ट में आता है, मेरी हेल्प करने आता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी। वो चैंपियन से कहने लग जाता है कि आओ जरा अंदर आओ ना, हम महल के अंदर बैठकर बात करेंगे। तुम्हें आज पहली बार अपनी आंखों से देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो सोच ही रहा था कि कब मुझे मौका मिले और मैं तुमसे मिलने के लिए जाऊँ। देखो तुम खुद यहाँ पर उठ कर आ गए। वैसे आए दिन ना यहाँ पर हमारे दुश्मनों की तरफ से सिपाही वगैरह आते रहते हैं, जासूस वगैरह आते रहते हैं, तो इसलिए मेरे जो गार्ड्स है ना उनको किसी के ऊपर भरोसा नहीं होता, तो इस वजह से उन्होंने तुम्हारे पर भी अटैक करने की कोशिश की। माफ करना अगर इससे तुम्हें बुरा लगा हो तो उनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। आओ, हमारा जो महल है वो तुम्हारे लिए बिल्कुल वेलकम करने को तैयार है। पर ये प्रिंस यहाँ पर इतना ज्यादा प्यार से चैंपियन से बातें कर रहा था, उसकी बातें सुनकर चैंपियन को यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ लगने लग जाती है कि नहीं यार, ये प्रिंस मुझे इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट क्यों पेश कर रहा है, कहीं इसकी बातों में कुछ घोटाला तो नहीं है। लेकिन अगर वो यहाँ पर महल के अंदर जाने की परमिशन देता है चैंपियन को, तो चैंपियन के लिए बहुत अच्छा ही होगा ना। तो वो यहाँ पर उस प्रिंस से कहने लग जाता है कि प्रिंस, मैंने भी आपके बारे में बहुत कुछ सुनकर रखा है, आप तो इतने ज्यादा महान इंसान हैं, आपके चर्चे तो बहुत दूर दूर तक होते हैं, आपको भी सामने देख कर ना मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया। वो भी यहाँ पर उस प्रिंस के तारीफों की
झूठे पुल बांधने लग गया था। हो सकता है कि यही वो प्रिंस होगा जिसके साथ यिंगर की शादी होने वाली थी, क्योंकि रॉयल फैमिली के ही प्रिंस के साथ यिंगर की शादी होने वाली थी ना, जिसकी वजह से यिंगर को उठाकर लेके चला गया था। तो हो सकता है कि ये वही प्रिंस हो, लेकिन क्या ये वो प्रिंस था या फिर क्या यहाँ पर आकर चेन तियान यिंगर को बचा पाएगा उस पूरी की पूरी रॉयल फैमिली के साथ फाइट करते हुए, ये अभी हमें नहीं बताया जाता। ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलने वाला है, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।